हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस को, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी GS1 टू GS पेपर 4 में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, जो कि यहाँ पे कवर करेगा। तो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का सेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस एंड हियर द फर्स्ट टॉपिक, पॉलिटी एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो इसमें क्या आ जाता है, एनालाइजिंग द इवॉल्विंग जुरिस्प्रूडेंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसके बारे में क्या कहता है। तो न्यूज़ क्लिक वर्डिक्ट एंड वेल, हेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूज़ क्लिक वर्डिक्ट एंड वेल। तो FIR क्वेस्ट, दिल्ली हाई कोर्ट क्वेस्ट द EOW FIR अगेंस्ट न्यूज़ क्लिक, Citia gross abuse of law and procedural IFS in invoking national security charging. Bail jurisprudence reinforce the yardist bail is the rule and denial and exception even under UAPA, ensuring liberty agent curtailed by prolonged trial delays. And third one is procedural safeguard extends 2024 Supreme Court ruling, arrest the invalid if a specific ground aren't provided in writing to the accused, strengthening Article 22 protection. And fourth one is predict offense. Here clarified that if the scheduled predict offense is caused, subsequent money laundry ED प्रोसीडिंग मस्ट ऑल्सो बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि EOW क्या है। हेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट EOW मीन्स इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। तो ये क्या है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लिक के खिलाफ चल रहे हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की FIR को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी चार्ज लगाने में कानून का गलत इस्तेमाल किया गया और नियम फ़ायदे पूरे नहीं किए गए, नियम को फॉलो नहीं किया गया। इसके कारण ये दिल्ली कोर्ट के द्वारा चल रहा है EOB, इकोनॉमी ऑफेंस विंग। तो यहाँ पे वेल्स रूल्स क्या कहता है कि वेल्स रूल्स ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि जमानत के नियम, जो कि कोर्ट ने फिर साफ किया है कि बेल इस रूल एंड डेनियल के एक्सेप्शन, यानी जमानत देने एक आम नियम है और जेल में रखना एक अपवाद। ये नियम UAPA हेयर इज UAPA तो UAPA ने स्ट्रिक्ट एंटी टेरर लॉ पर भी लागू होता है, ताकि लंबे ट्रायल की वजह से किसी की आज़ादी बिना बात के नहीं छीनी जाए। एंड अरेस्ट रूल तो क्या कहता है कि अरेस्ट रूल यहाँ पे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने फैसले को बढ़ाते हुए कहा गया कि अगर किसी आरोप को गिरफ्तारी के समय उसकी वजह रिटेन या लिखित में नहीं दी जाती है तो वो गिरफ्तारी गैर कानूनी में मानी जाएगी। और ये आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन, आर्टिकल 22 के अंदर मिलने वाली आज़ादी की अधिकार को मजबूत करता है। और ये प्रिडिक्ट ऑफेंस क्या कहता है कि प्रिडिक्ट ऑफेंस अगर किसी मुख्य अपराध का मामला हो तो रद्द हो जाता है। तो उसके बाद चल रहे ED इन्फॉर्मेंस, ED मीन्स हेयर ED यहाँ पे क्या कहता है कि ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की मनी लॉन्ड्री की जांच को भी तुरंत ख़त्म करना होगा। तो ये सब पॉइंट न्यूज़ क्लिक वर्डिक्ट वेल के अंदर है, जो कि आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चारों पॉइंट। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट आज का क्या है हमारा, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी। तो हियर वी अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। द 1.75 ट्रिलियन AI IPO एरा एंड इंडियाज़ रेमिटेंस डोमिनेंस। तो यहाँ पे अब समझेंगे कि
द 1.75 ट्रिलियन AI शिफ्ट टेक मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है आ रहा है। स्पेस एक्स जैसी कंपनी 1.75 ट्रिलियन की वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रहा है। ओपन आई और एंथ्रोपिक जैसे बड़ी AI कंपनीज अब पब्लिक फीलिंग्स इन्वेस्टर के लिए डॉक्यूमेंट्स ला रही है, जिसका मतलब है कि अब इन्वेस्टर सीधे AI मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AI 7 ट्रिलियन शिफ्ट में ईयर 3 पॉइंट स्पेस एक्स लिस्टिंग फाउंडेशनल AI एंड AI वाशिंग रिग्स, जो कि हमें बताता है कि सभी लोग अभी AI की ओर में आकर्षित हैं, जो कि लगभग 1.7 ट्रिलियन वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रहा है, जो कि ओपन AI और एंथ्रोपिक जैसी AI कंपनीज अब पब्लिक फाइलिंग्स और इन्वेस्टर के लिए डॉक्यूमेंट ला रही है, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टर सीधे AI मार्केट में पैसा लगा रहा है। तो AI वेसिंग रिस्क भी एक पॉइंट आ जाता है थर्ड में। तो कंसर्न वैल्यूएशन राइजिंग रेसिंग अहेड बिजनेस फंडामेंटल्स मायरिंग 2000 टेक स्केप्टिसिंग एट स्केल। तो एक चिंता कंसर्न ये भी है कि कंपनीज़ की वैल्यूएशन उनके असली बिजनेस से कहीं ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है, जो कि साल 2010 के .com टेक स्केप्टिसिज्म जैसा माहौल पैदा कर रहा है। तो अब चलते हैं देखते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे है इनवर्ड रेमिटेंस माइलस्टोन। तो यहाँ पे समझेंगे कि इनवर्ड रेमिटेंस माइलस्टोन क्या कहता है। तो ये कहता है कि FY2026 में 110.47 बिलियन एंड FY2025 में 102.50 बिलियन एंड FY24 100.20 बिलियन, जो कि ये बतलाता है कि इंडिया रेमिटेंस जो कि बाहर देशों में रहते हैं और वो पैसा भारत भेजते हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं, जो कि पहले था 2026 में 110.47 बिलियन, जो कि अभी बढ़ गया है रेमिटेंस, और अभी 2024 में था 100.20 बिलियन, जो कि अभी 2026 में रेमिटेंस बढ़ गया है, जो कि बाहर से पैसे आने वाले अमाउंट जो थे कि वो इंक्रीज किएंगे। तो ये यूपीएससी एनालिसिस की तरफ से कुछ ये पॉइंट है। इंडिया रेमिटेंस हैव क्रॉस्ड 100 बिलियन मार्क फॉर 4 consecutive years while ensuring BOP surplus. Structural reliance on private transfer remains high amid global currency volatility। तो जो कि यहाँ पे कहता है कि भारत का रेमिटेंस लगातार 4 साल से 100 बिलियन के पार चल रहा है। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट सुरक्षित रहता है, लेकिन दुनिया के मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच प्राइवेट ट्रांसफ़र पर हमारी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट पेज हमारा क्या कहता है, तो उसे हम समझेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को यहाँ पे हमको समझना है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पे हमारा क्या बतलाता है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है we know about the industrial policy 2024 to 2026. Here the policy framework is semiconductor policy, and second one is a CC policy, and third one is a biofuel promotion, and fourth one is a startup innovation. Year 2006, and here objective of semiconductor policy in 2006 is electronics manufacturing hub, and key initiatives is capital subsidy and land grant. And policy framework of CC policy in 2026, the primary objective is global capability centers, and key initiative is infrastructure rebates. And here is the policy framework of biofuel promotion in 2025. Primary objective is sustainable energy transition, and the key insects of sustainable energy transition is procurement guarantee. And the policy framework of a startup innovation in 2025, primary objective of entrepreneurial ecosystem in 2025 is seed funding and patent support. Here is the some point you remember and mention in the UPSC mains. It is important for mention writing, you mention it. Now go for the next slide.
चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या करता है, इन्वायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो इन्वायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करता है, तो इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट हैजर्ड्स इन द हिंदू कोस्ट एंड हिमालय इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक थ्रू को यहाँ पे हम समझेंगे। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हाईलाइट्स, सॉरी इरेज इट, एंड इन environment and infrastructure, here first point, and here we read about infrastructure highlight. तो infrastructure highlight here Zojila tunnel breakthrough. तो Zojila breakthrough point first is 13 kilometer passes at 11,578 feet in the Himalayas, and second one is the India longest road tunnel connecting Ladakh, and third one is uses NATM NATM new austere tunnel method. NATM को आप याद रखेंगे, नटम NATM न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड फॉर टेक्टोनिक रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम अब समझेंगे जोजिला टनल ब्रेक थ्रो। तो हिमालय में 11,578 फीट की ऊंचाई पर एक 13 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग जो कि रोड टनल बनाई गई है, जो कि लद्दाख को पूरे देश से जोड़ती है। यह भारत की सबसे लंबी रोड टनल है। इसको याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा टनल जो कि जोजिला टनल है। तो यहाँ पे इसको ध्यान में भी रखना है। और ये जो कि लद्दाख को पूरे देश से जोड़ती है और ये भारत का सबसे लंबा रोड टनल है। इसमें पहाड़ खोदने के लिए नतम न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड का इस्तेमाल किया गया है ताकि भूकंप टेक्टोनिक रिस्क से बचाव हो सके। हेयर इज़ द सेकेंड वन इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर हाईलाइट्स में ये फर्स्ट हमने यहाँ पे कवर किया जोजिला टनल ब्रेक थ्रो को, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि बिहार इंडस्ट्रियल इंजन क्या करता है। तो बिहार इंडस्ट्रियल इंजन के तहत में फर्स्ट पॉइंट इज़ हेयर 30-day क्लियरेंस window for all project, and second one is an integrated MFG city Gaya 1,670 acres, and third one is a potential of 16,000 plus crore industrial investment. तो here we now understand about the Bihar industrial engine, जो कि बिहार सरकार ने बदलाव किया है, जिसमें सभी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को 30 दिन के अंदर क्लियरेंस मिल जाएगी। गया में 1,670 एकर्स का एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटिंग बनाया जा रहा है, जिसमें 16,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। एंड ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स, तो यहाँ पे ये कि 16,000 इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे हम सुन लेंगे सेकेंड वन जो कि ग्लोबल वार्मिंग इंडिकेटर्स को यहाँ पे रीड करेंगे। तो चलते हैं, ये आपका आ गया है IGCC। तो IGCC को यहाँ पे हम रीड करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग इंडिकेटर्स IGCC क्या कहता है कि जो कि ग्लोबल वार्मिंग इंडिकेटर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2025 में पीक है 1.62 डिग्री सेल्सियस, एंड 2024 में जो कि कम था 1.55 डिग्री सेल्सियस, एंड 1,850 बेस लाइन 0 डिग्री सेल्सियस। Human activities contributed to highest recorded warming in 2025, targeted 35% of final electricity consumption from green source by 2035. तो here we now understand about the global warming indicators IGC। तो यहाँ IGCC इसके अंदर में यहाँ पे समझेंगे साल 2025 में इंसानी गलतियों की वजह से दुनिया की तापमान सबसे ज़्यादा पीक पर, और जैसे कि देख रहे हैं जो कि 1+1.62 डिग्री सेल्सियस पे था, पहुंच गया था। और इसका संभलने के लिए टारगेट रखा गया कि 2035 तक 35% बिजली ग्रीन या रिन्यूएबल सोर्स से आनी चाहिए। तो ये सब जो कि ग्लोबल वार्मिंग के जो पॉइंट है और इंडिकेटर्स है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, जो कि 2025 में ज़्यादा था, और इसको घटाने के लिए 2035 तक जो कि बिजली जो है उसको रिन्यूएबल सोर्स से आनी चाहिए। ये सब अपना पॉइंट रखा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या करता है, तो नेक्स्ट पेज में आपका है हिंदू कोस्ट हिमालय HKH रिस्क। हियर वी अंडरस्टैंड अबाउट द हिंदू कोस्ट हिमालय। हियर इज द फर्स्ट पॉइंट इज इनएनो इफेक्ट्स, एंड सेकेंड वन इज अ क्लाइमेट हैजर्ड्स, एंड थर्ड वन इज अ वाटर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हिंदू कोस्ट हिमालयस में समझेंगे कि इनएनो इम्पैक्ट्स
transiting formal natural surprising rainfall across South Asia threatens water for 2 billion people। तो ई नाइनो के असर के साउथ एशिया में बारिश कम हो सकती है, जिससे 2 बिलियन 200 करोड़ लोगों पर 200 करोड़ लोगों के पानी पर खतरा है। गर्मी बढ़ने से GLOF यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे, GLOF। तो GLOF क्या कहता है कि यहाँ पे GLOF क्या है, ग्लेशियल लेक आउटर वर्स्ट फ्लोट्स। ग्लेशियल लेक आउटर वर्स्ट फ्लोट्स, ग्लोब का मतलब हो गया ग्लेशियल लेक आउटर वर्स्ट फ्लोट्स। तो यानी कि क्लाइमेट हैजर्ड्स में कहता है कि हाई सेंसिटिविटी ऑफ टेम्परेचर स्पाइक्स इंक्रीज रिस्क ऑफ GLOF ग्लोफ एंड लैंड स्लाइड्स इन इंडस गंगा बेसिन्स। या ये क्या कहता है कि यानी बर्फ़ की झील टूटना और इंडस गंगा बेसिन में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, और इंडस गंगा बेसिन में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। और 2026 में बर्फ़ कम टिकने के कारण अब लोग ज़मीन पे के पानी पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। तो और ये वाटर सिक्योरिटी जो लोअर स्नो प्रेसिडेंट 2026 शिफ्ट रिलायंस वल्नरेबल ग्राउंड स्प्रिंग वाटर सोर्स। तो ये कुछ पॉइंट थे हिंदू कुश हिमालय के। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा है हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ट्राइबल सोवर्निटी एंड मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिरसा मुंडा, जो कि हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन का जो कुछ पॉइंट है। तो हिस्ट्री से हमारा जुड़ा है बिरसा मुंडा, धरती, एबीए लेगेसी। तो ओलगन मूवमेंट एंड एक्ट 1908 एंड ट्राइबल सोवर्निटी एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखेंगे ये सब कुछ पॉइंट है जो कि इतिहास और अंतरशास्त्रीय संविधान को समझाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सेक्शन ट्राइबल मूवमेंट और भारत यूएस के जो कि बतलाता है। तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के डिकुस बाहरी लोग से जैसे कि खिलाफ एक बड़ा रिवोल्ट चलाया, जिसे ग्रेट टमल्ट कहते हैं, ताकि आदिवासियों की ज़मीन पर उनका हक वापस मिल सके। और ये जो एक्ट कहता है जो 1908 है, इन आंदोलन के असर से बाद में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट बना, जिसने ट्राइबल ज़मीन को किसी गैर ट्राइबल को बेचने पर रोक लगाई। बिरसा मुंडा को धरती जैसे कि फादर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को फादर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, धरती अब्बा, जो कि ये सिंपल भाषा में जो कि कहते हैं। तो फादर ऑफ द अर्थ इंग्लिश में याद रखेंगे, बिरसा मुंडा को भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। जो कि ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। बिरसा मुंडा का ये धरती आवाज़ लेगेसी के 4 पॉइंट है जो कि उनके द्वारा रिमेंबर रखना है इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट है इंडिया यूएस डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन। Here we understand about the India-US diplomatic friction. First one is diplomatic Delhi summoned US diplomat Jason Mix following an America strike near Oman impacting India citizens. And second one is a maritime security. India retired calls and restoration of free navigation under international law and international waterways. And third one is a H-1B relief. US judge struck down the controversial $1 lakh fee on new visas as a unlawful tax lacking congressional approval. And fourth one is a strategic partnership. Both nations continue to advance the comprehensive global strategic partnership under the new administration. तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इंडिया यूएस डिप्लोमेटिक के ये चारों पॉइंट को क्या बतलाता है। तो ये चारों पॉइंट को यहाँ पे हम सिंपल से समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक सुमन, जो कि दिल्ली सुमंत को कहते हैं, सुमंत यूएस डिप्लोमेट जो है। तो भारत ने यूएस के डिप्लोमेट जैसन मैक्स के
के बुलावा, क्योंकि ओमान के पास एक अमेरिकन स्ट्राइक की वजह से भारतीय नागरिक प्रभावित हुए थे। और मैट्रीटाइम सिक्योरिटी जो कि बतलाता है इंडियन रिटायर्ड कॉल्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फ्री नेविगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ इन इंटरनेशनल वाटरवेज। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि मैट्रीटाइम सिक्योरिटी क्या कहता है। भारत ने इंटरनेशनल पानी में सबको आने जाने की आज़ादी का समर्थन किया। एंड H1B वीज़ा रिलीफ, एक यूएस जज ने नया H1B वीज़ा पर लगाने वाले $1 लाख की फ़ी को गैर कानूनी टैक्स बताकर रद्द कर दिया गया, जिसे इंडियन आईटी प्रोफेशनल को बड़ी राहत मिली है। दोनों देश नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपनी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहा है। तो इस सेशन में इतना ही। तो इंडिया यूएस डिप्लोमेटिक फ्रैक्शंस यहाँ पे लास्ट होता है हमारा आज का सेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।